शब्द झरे मोती बनकर, यही मन की अभिलाषा है। जिस भाषा का मौन भी सुंदर, वह मेरी प्रिय भाषा है। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। रंग तरंग में मैं हूँ रजनी सेन। अक्सर भाषा के मायने हम शब्दों से लगाते हैं, वो शब्द जिन्हें हम सुन सकते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। लेकिन कभी कभी भाषा मौन के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में भी हमारे सामने आती है, रंगों के माध्यम से, कलाओं के माध्यम से। और उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही प्रखर, उतनी ही सशक्त होती है जितनी शब्दों की। बस चाहिए एक संवेदनशील हृदय जो इस अभिव्यक्ति को समझ सके। और यही अभिव्यक्ति रंग तरंग के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं हम, कलाओं के जरिए, संस्कृति की कहानियों के जरिए। तो आइए आगाज करते हैं फिर से रंग तरंग की एक नई कला परिक्रमा का। तो रंग तरंग में कला और संस्कृति के रंग बिखर रहे हैं और हमारे महान कलाकार, जिन्हें जितना भी नमन किया जाए कम है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। हमारे महान कलाकार अपनी महानता का चर्चा ऐसे ही नहीं करते, पर उनकी महानता, उनकी कला और उनका हुनर, उनकी अभिव्यक्ति के जरिए, उनकी साधना के जरिए हम तक पहुंच ही जाता है। ऐसे ही शास्त्रीय और लोक कलाकारों का हाल ही में संगीत नाटक अकादमी ने अमृत उत्सव में सम्मान किया। आपको इसी अमृत उत्सव में लिए चलते हैं, जहां न केवल कलाकारों का सम्मान हुआ, बल्कि इन लोक कलाकारों ने, इन शास्त्रीय कलाकारों ने अपनी साधना से दर्शकों का दिल भी जीत लिया। संगीत नाटक अकादमी हमेशा ही भारतीय कला, संगीत और लोक संस्कृति को बढ़ावा देती रही है। इसी कड़ी में अमृत उत्सव के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी की ओर से देश भर के शास्त्रीय संगीत कलाकारों, गायकों, वादकों और लोक संगीत कलाकारों को पिछले दिनों सम्मानित किया गया। देश भर से आए इन कलाकारों के सम्मान से देश में लोक संगीत और कलाओं को बढ़ावा मिलेगा। अमृत उत्सव के अंतर्गत इन कलाकारों ने कई उत्कृष्ट प्रस्तुतियां भी दी। उत्सव के दूसरे दिन सुप्रसिद्ध मृदंगम वादक और कर्नाटक संगीत के जाने माने कलाकार लक्ष्मण कुलंका राव ने अपनी प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मृदंगम भारत का प्राचीन और दुर्लभ वाद्य यंत्र है और लक्ष्मण राव के परिवार की कई पीढ़ियां संगीत की सेवा में लीन हैं। वे इस अवसर को कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक स्वर्णिम अवसर मानते हैं। मैं और मेरा ब्रदर साई कुमार दोनों वायलिन बजाते हैं। ही इज इन मृदंगम, हिज फादर इज इन मृदंगम। सो इट्स ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस हमारा क्लासिकल म्यूजिक के लिए। वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू प्रमोट क्लासिकल म्यूजिक। इसके बाद ओडिशा की लोक संगीत की धुन आदि धुन बैंड के माध्यम से दर्शकों तक पहुंची। आदि धुन ने अपनी सुंदर प्रस्तुति से हमारी विविधता भरी संस्कृति के रंग बिखेरे। रंग बिरंगे परिधानों और लोक वाद्य यंत्रों की धुनों ने एक अलग ही समा बांध दिया। कुछ इसी तरह उत्तराखंड के लोक संगीत ने भी हमारी लोक संस्कृति की गहराई के दर्शन करवाए। अमृत उत्सव हमारे शास्त्रीय संगीत और लोक संस्कृति के सुंदर रंगों से सजा हुआ था, जिसने कला प्रेमियों के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ी। रंग तरंग के लिए दिल्ली से रजनी सेन की रिपोर्ट। भारत की सनातन संस्कृति, जिसमें आध्यात्म की सरिता सदियों सदियों से बह रही है, और इसी सरिता की एक धारा है भक्ति संगीत, जो हमें ईश्वर से जुड़ने में मदद करता है। एक माध्यम जिससे हम खुद को समझ सकते हैं। भक्ति संगीत मीराबाई, तुलसीदास, कबीर से होते हुए आधुनिक युग तक एक लंबा सफर तय कर चुका है, लेकिन आधुनिक काल में भी इसकी ज्योति में, इसकी प्रखरता में कोई कमी नहीं आई। हाल ही में दिल्ली में एक भक्ति संगीत उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें संगीत के माध्यम से लोगों ने ईश्वर से जुड़ने की कोशिश की। आइए आपको इसी भक्ति संगीत की कुछ झलकियां दिखाते हैं।
भारतीय संगीत की भक्ति धारा, जिसमें अध्यात्म, माधुर्य और खुद से जुड़ने की यात्रा समाहित होती है। इसी संगीत धारा से सजा हुआ था दिल्ली में आयोजित भक्ति संगीत उत्सव। शास्त्रीय गायिका विद्या शाह के गायन ने इस भक्ति उत्सव में अपनी आवाज का रस खोला। विद्या शाह लंबे समय से संगीत की आराधना करती आ रही हैं। भक्ति संगीत के साथ साथ सूफी गायकी और गजल गायकी में भी विद्या शाह अपनी आवाज का जादू घोलती रही हैं। उन्होंने संगीत गायिका शुभा मुद्गल के साथ ख्याल गायकी में और ठुमरी, दादरा और गजल में शांति हीरानंद के साथ प्रशिक्षण लिया है। इस कार्यक्रम में ममता जोशी ने भी अपने स्वरों की सुरभि बिखेरी। ममता जोशी एक सूफी गायिका है, जिन्होंने पंजाबी और सूफी गायकी को अपनी आवाज के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। घर की चाकी कोई न पूजे, घर की चाकी कोई न पूजे, जिसका पीसा खाए कबीरा, जिसका पीसा खाए कबीरा, जिसका पीसा। भक्ति संगीत की ये सुर संध्या सुनने वालों को अपने भीतर तक पहुंचने में पूरी तरह से सफल रही। रंग तरंग, डीडी न्यूज। उसके लफ्ज़ों में कोई कस्तूरी घुली लगती है, वो बात करे तो कोई गज़ल महकने लगती है। कई ऐसे महान गायक हैं जो अपनी आवाज़ से हमारे दिलों में उतर जाते हैं, लेकिन एक गायिका ऐसी हैं जो न केवल पूरी गहराई के साथ गाती हैं, बल्कि उनके शब्दों की ऊंचाई भी उनकी अभिव्यक्ति को हम तक पहुंचाती है। एक ऐसे ही गायिका रश्मि अग्रवाल से हमने एक छोटी सी मुलाकात की। उनकी गायकी न केवल आवाज़ की मिसरी घोलती है, बल्कि हौसले की कहानी भी कहती है। आइए आपको मिलवाते हैं शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सूफी और गज़ल गायिका रश्मि अग्रवाल से। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है रंग तरंग में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रश्मि जी, जैसा कि हमारा बचपन जो है वो हमारे हर हुनर में एक बड़ी भूमिका अदा करता है। इलाहाबाद की मिट्टी, जिसमें साहित्य है, संगीत है, कला है, उसके बारे में बताइए और संगीत का सफ़र कैसे शुरू हुआ? संगीत का सफ़र तो बचपन से ही शुरू हो गया था। जो भी सुनती थी गुनगुनाती थी, जो रेडियो पे आता था गुनगुनाती थी, गाती थी। और स्कूल में सबको मालूम था कि मैं गाती हूँ, तो मेरी फ्रेंड्स ब्रेक में, लंच ब्रेक में या कोई भी ब्रेक में कहती थी कि आप आज क्या सीख के आई हो तो सुनाओ। तो मैं बस फॉर फन सुनाती रहती थी, गाती रहती थी। और घर में भी मेरे फादर को सुनने का बहुत शौक़ था, तो वो हर किस्म का म्यूज़िक सुनते थे, चाहे भजन हो, गज़ल हो, ठुमरी दादरा हो, या पाकिस्तानी बहुत सुनते थे वो आर्टिस्ट को। मल्लिका पुखराज को बहुत सुनते थे, बेगम अख्तर को बहुत सुनते थे। अच्छा, वेस्टर्न में बीटल्स वगैरह को भी बहुत सुनते थे, वूडू ड्रम्स वगैरह सब बहुत वेस्टर्न भी सुनते थे। तो वो सारी जो संगीत कानों में जाता था, शायद उसका असर है और ईश्वर ने गला दे दिया, तो उसी की कृपा है कि मैं जो कुछ भी कर पाई हूँ।
और ये इतना शुभ अवसर है जब बप्पा विराजे हैं सृष्टि में, तो क्यों ना एक गणेश वंदना, अगर आपके गायन की बात की जाए तो गणेश वंदना से शुरुआत की जाए। ठीक है। आनंद कर नाचत हैं गणपति, म्हारे घर नाचत हैं गणपति, आनंद कर नाचत हैं गणपति। खोल जटा शिव शंकर नाचे, खोल जटा शिव शंकर नाचे, और नाचे पार्वती आनंद कर, और नाचे पार्वती आनंद कर, नाचत हैं गणपति, म्हारे घर नाचत हैं गणपति। रश्मि जी, अगर आप सफ़र की बात करें, संगीत के सफ़र आपके, तो चुनौतियां भी आपने सही, विरोध का भी सामना किया, लेकिन अपने घर से ही जब थोड़ा सा समर्थन नहीं मिलता है तो थोड़ा सा आत्मविश्वास भी हिलता है। पहले पिता, फिर जब शादी होके गई, तो उससे आपने कैसे अपने आप को संभाला? ईश्वर ने मुझे हौसला दिया हुआ है कि मैं जुझारू हूँ, मैं लड़ाकू हूँ, मुझे जो करना है मुझे करना ही है। और आपने हार नहीं मानी, और हार तब भी नहीं मानी कि किसी घराने से आप जुड़ी नहीं हैं। नहीं, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी से किया MA, और जब मैं दिल्ली आई तब हाँ ज़रूर मैंने घरानेदार गायकी जो सविता देवी जी हैं, सिद्धेश्वरी देवी की डॉटर, उनसे मैंने ठुमरी दादरा की तालीम ली। तो उस वक्त मैं बनारस घराने के तहत सीख रही थी, क्योंकि उनका वही घराना था। ठुमरी को बढ़ावा दे रही हैं, दादरा, कजरी, इनमें से भी अगर हमारे लोक संगीत की कुछ धुनें आप हम तक पहुंचाना चाहें। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा दे कि बलम हो जाए, आओ सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक गायक के लिए, एक कलाकार के लिए साहित्य को पढ़ना, उसको समझना कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी है। साहित्य को तो समझना बहुत ही ज़रूरी है, और मुझे साहित्य से बेहद लगाव है। मैं सूफियाना कलाम भी गाती हूँ या भजन गाती हूँ, तो उनके साहित्य को मैं बहुत समझ के करती हूँ काम। तो कोई ऐसी गज़ल जिसके शब्द आपको बड़े प्रिय हों, अल्फाज जो हैं वो सीधे दिल में उतरते हों? मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। बहुत खूबसूरत। रश्मि जी, जो आपकी आवाज़ का जादू है वो 7 समंदर पार भी पहुंचा, और एक अवार्ड आपने जीता था, पुरस्कार, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। वो कहानी आपके मुंह से ही सुनना चाहेंगे। ये अवार्ड मैंने उज़्बेकिस्तान में जीता, और इसका नाम था ग्रॉ प्री अवार्ड। यहाँ से मुझे ICCR ने भेजा था, और ये एक कंपटीशन था, कंपटीशन भी था और भी कॉन्सर्ट्स थे उसके साथ लगे हुए। तो जो कंपटीशन था वो इट वाज बिटवीन 60 कंट्रीज़, एंड जो जजेस थे वो करीब 11 जजेस थे, उनमें से कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था। और वहाँ पे शायद हमारी ही टीम थी जो कि हिंदुस्तान से थी, सूफियाना कलाम के लिए। तो प्रोग्राम तो मेरा बहुत अच्छा हुआ था, मुझे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा।
लेकिन ग्रैंड प्री की तो उम्मीद नहीं थी और ना ही मुझे पता था कि ग्रैंड प्री अवार्ड भी है। अनाउंसमेंट हुआ कि जो हाईएस्ट अवार्ड है ग्रैंड प्री अवार्ड वो इंडिया की रश्मि अग्रवाल और उनकी टीम को जाता है। तो हमारे पैरों में तो जैसे स्प्रिंग लग गए थे, हम लोग उछलने लगे और रास्ता नहीं मिल रहा था कि स्टेज की तरफ किस तरफ से जाएं और अवार्ड को रिसीव करें। जी, और कुछ क्या याद है, क्या गाया था आपने वहाँ पर? ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, पीरांदा मेरा पीर सबदा वली है, लक़ब असदुल्ला है, नाम अली है, नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालण सिंधड़ी था, सेवण दास की शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली शाहबाज कलंदर। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी, इतनी खूबसूरत आवाज़ हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। साथ ही आपकी गायकी का जो हौसला है, वो जज्बा है, वो भी हम तक पहुंचा, हमारे दर्शकों तक पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कितनी सुंदर है ये जिंदगानी कहेंगे, आज रंग खुद अपनी कहानी कहेंगे। जब रंग अपनी कहानी कहते हैं तो हर कोई खामोशी से उनके साथ जुड़ जाता है। एक कलाकार अपने जीवन में जिन अनुभवों को भी जीता है, जिन संघर्षों का भी वो सामना करता है, वो सारे संघर्ष, वो कहानियाँ, वो अनुभव रंगों की शक्ल में कैनवस पर उतर जाते हैं। और अचरज ये है कि उन रंगों में हम अपनी कहानियाँ ढूंढ लेते हैं। कुछ ऐसी ही कहानियाँ पिछले दिनों रंगों के माध्यम से कही गई। आइए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी रेशमा ने इन रंगों में कौन सी कहानियाँ ढूंढी। मन के माध्यम से ही हम कल्पना के इंद्रधनुष पर सवार हो सकते हैं, या फिर रंग बिरंगे फूलों या तितलियों को देखकर खुशी का इजहार कर सकते हैं। शायद इस प्रकृति में अगर एक ही रंग होता तो हमें रंगों के महत्व और इनकी सुंदरता का अंदाजा ही नहीं होता। इन्हीं रंगों की एक छोटी लेकिन सुंदर दुनिया नजर आई दिल्ली के एक नॉट प्लेस की धूमिमल गैलरी में, जहां कलाकार सोनिका अग्रवाल की सोच उनकी कल्पना के माध्यम से अपनी भाषा बोल रही थी। मैं अपने आर्ट के थ्रू यही एक जर्नी लेकर आई हूँ, हु एम आई टू हु आई एम, जो हमारे शास्त्र और हमारे वेदास हमें शुरू से बहुत पुराने समय से सिखाते आए हैं। जो बीइंग अ ह्यूमन सबसे बड़ा सवाल एक इंसान का रहता भी है कि हम यहाँ क्यों आए हैं और हमारा क्या अस्तित्व है। तो माध्यम अलग अलग हैं पर हमारा सब कुछ एक है। तो वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम सारी चीज़ों को जोड़ रहे हैं। और जब तक हम जोड़ते हैं, यही हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम हर चीज़ को जोड़ के चलते हैं और पुरानी परंपराएं, पुरानी चीज़ें कुछ भी नहीं छोड़ते। यही हमारी सुंदरता है। वाकई इंसान को अगर खुद की तलाश हो तो सत्यम शिवम सुंदरम में लीन होकर रंगों को अपनाकर अपने आप को समझा जा सकता है। और एक कलाकार एक ही तस्वीर में न जाने जीवन के कितने रंगों को छुपा देता है और अपने आप को खोजने की कोशिश करता है। दुनिया में मुख्य रूप से दो ही शक्तियां काम करती हैं, रंग और तरंग। इन्हीं शक्तियों से सारी सृष्टि का संचालन होता है। हर व्यक्ति, हर वस्तु, यहाँ तक कि हर शब्द और भावनाओं का भी रंग होता है। रंगों से ही हमारा मिलन होता है, यानी रंगों को हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यही अलग अलग रंग हमें जीवन का सार समझाते हैं। रंग तरंग के लिए रेशमा की रिपोर्ट। तो रंग तरंग में आपको हो रहे हैं दर्शन देश की विविधता भरी संस्कृति के। और संस्कृति की ये विविधता न केवल रंगों के माध्यम से, कला, संस्कृति और पहनावे के माध्यम से बयां होती है, बल्कि हमारा जायकेदार खाना भी इस विविधता को हम तक पहुंचाता है। और हाल ही में दिल्ली में एक ऐसे फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ जिसमें देश भर के जायकेदार व्यंजन दर्शकों तक और जायकेबाजों तक पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी काजल साहू की ये खास रिपोर्ट।
भारतीय भोजन का संग्रह देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। भारतीय भोजन शब्द देश के विभिन्न हिस्सों के स्वाद की मिश्रण और विभिन्न संस्कृतियों और युगों के एक आदर्श मिश्रण दर्शाता है। भारतीय भोजन एक महान पोषण मूल्य रखता है। सभी सब्जियां, फल, जड़ी बूटियां, अनाज आदि महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरी हुई है। आप बताइए, ये आपकी जो थाली है इतनी खूबसूरत दिख रही है, इसके बारे में बताइए। और ये क्या क्या वैरायटीज है? ये कड़ी पत्ता राइस, ये पुदीना राइस, ये टमाटर राइस, ये कर्ड राइस, ओ सॉरी लेमन राइस। हाँ, ये अच्छा होता है। कड़ी पत्ता है ना, करी लीफ, ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा और शुगर कम करेगा। तमिलनाडु अपने समृद्ध ऐतिहासिक स्थानों और संस्कृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमारा ट्रेडिशनल है, कल्चर है, जो कि हम ये जो भी कॉस्ट्यूम हमने वेयर किया है। गजरा हमारे में बहुत फेमस है। ये कल्चर एज पर अकॉर्डिंग कल्चर है। साउथ इंडियन में लोग ज़्यादा हलवा पसंद करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्वीट होता है और लोग ज़्यादा डेजर्ट में भी लेते हैं। सो एंड स्नैक्स भी नमकीन में आता है, बट हमारे साउथ इंडियन में ये भी फेमस है। डोसा तमिलनाडु के साथ साथ पूरे दक्षिण भारत का पसंदीदा व्यंजन है, जो उत्तर भारत से लेकर पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इसे चावल और उड़द दाल से बनाया जाता है। ये एक स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ता होता है। नॉर्थ इंडियन सिर्फ इडली डोसा तक जानते हैं, बट यहाँ पे आप देखेंगे वैरायटी राइसेस है, जिसमें टैमरिंड राइस है, और भी राइसेस है, टोमेटो राइसेस है। और यहाँ पे अगर आप स्नैक्स में देखोगे, यहाँ पे भी बहुत वैरायटीज है। आपको यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों तरह के बेहतरीन खाना मिलेगा। तमिलनाडु में बेशकीमती हस्तशिल्प में इसके सुंदर हाथ से बने कपड़े उच्च स्थान पर है। टिश्यू मुलायम हाथ से बुने हुए सूती कपड़ों से लेकर चमकदार कांचीपुरम शहतूत रेशम तक दक्षिण की साड़ियां पूरे उपमहाद्वीप में बेशकीमती है। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा प्रमुख राज्य है जो अपनी संस्कृति और पारंपरिक इतिहास के लिए जाना जाता है। साथ ही ये राज्य अपने खान पान के लिए भी बेहद लोकप्रिय है। छत्तीसगढ़ आने वाला हर पर्यटक यहाँ खाना खाने के बाद उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाता है। छत्तीसगढ़ की खाद्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा चावल, बाजरा, ज्वार जैसे मुख्य फसलें हैं, जिनसे मिलाकर छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय व्यंजन तैयार होते हैं। छत्तीसगढ़ में अनेक तरह की भाजियां बनाई जाती है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही पोषक तत्व इन भाजियों में पाए जाते हैं। जमा फूल राइस है, ये फेमस राइस है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ वैसे भी अगर आप लोग सबने पढ़ा भी होगा, धान का कटोरा है, और वहाँ का सबसे बेस्ट राइस है, वो आपको यहाँ आज देखने को मिल रहा है। हम तो आपको कहेंगे कि आप यहाँ मुनगा या सहजन जिसे आप कहते हो, ये इसमें इतना न्यूट्रिशंस होता है कि कोई सिर्फ और सिर्फ अगर ये मुनगा खाए और वो हफ्ते में एक बार इसे डाइट में शामिल कर ले, तो उसके शरीर में कभी भी न्यूट्रिशंस की कमी नहीं आ सकती। सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे हमारे सबसे प्रसिद्ध बोरे बासी के पास। इसे टमाटर की चटनी के साथ खाया जाता है और दही, अचार, ये सारी चीज़ें इसके साथ खाया जाता है। इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं जो शरीर को ठंडा रखने में बहुत मदद करता है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं पूड़ियाँ हैं, बेसन के चीले हैं, मीठा चीला जिसे हम बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं भजिया है, फरा है। फरा एक ऐसा छत्तीसगढ़ का ऑथेंटिक नाश्ता हम कह सकते हैं। ये एक ऐसा नाश्ता है जो चावल और चावल के आटे से बनाया जाता है और इससे ये बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि इसे पहले पानी में उबाल दिया जाता है और उसके बाद छौंक लगाया जाता है। इसके साथ ही मीठे में यहाँ का सबसे फेमस है गुलगुला भजिया, जिसे हम बोलते हैं। ये मीठा होता है और ये हम स्वीट के तौर पे खाते हैं। ये है छत्तीसगढ़ का स्पेशल जवा फूल राइस। ये चावल स्पेशली छत्तीसगढ़ की स्पेशलिटी है, जहाँ पे ये ज़्यादा उगाया जाता है सब। और ये हमारे पास है मुनगा। मुनगा हम छत्तीसगढ़ में बोलते हैं और इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोला जाता है। इंग्लिश में इसे ड्रमस्टिक्स कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की शिल्पकला में परंपरा और आस्था का अद्भुत समन्वय विद्यमान है। यहाँ की पारंपरिक शिल्पकला में धातु, काष्ठ, बांस,
और अलंकरण के लिए विशेष रूप से ये लोकप्रिय है। तो आज फिर भारतीय कला जगत के साधकों ने हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया। वो दरिया हैं, उन्हें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे उधर रास्ता हो जाएगा। ये हर एक कलाकार प्रतिनिधि है उस बढ़ते भारत का, उस उभरते भारत का, जो तमाम चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ता जा रहा है अपनी मंजिल की तरफ, शिखर की तरफ। उम्मीद है कि कला और संस्कृति की दुनिया भी आपको प्रेरित करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए रंग तरंग के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेगी। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।